तीन चुनाव में हार वाले जो हार से पस्त हैं, आज बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। एक बार फिर एंटी मोदी वाले इंडिया अलायंस को रिवाइव करने की कोशिश में हैं। मगर हाल यह है कि पटना से रांची तक, कोलकाता से लखनऊ तक सारी लाइनें व्यस्त जा रही हैं। उनकी कॉल पर अलायंस की मीटिंग में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। सवाल है कि क्या कांग्रेस का जलवा जलाल खत्म हो रहा है, इंडिया अलायंस बिखर रहा है? इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। All lines to this route are currently busy. Please try again later. जी हां, 3 राज्यों में हुई हार के बाद कांग्रेस के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। एंटी मोदी मोर्चा इतना व्यस्त है कि 6 दिसंबर को खरगे की दावत स्वीकार करने वाला कोई नहीं। ऐसे में कुछ बड़े सवाल हैं। क्या बिखरने लगा है इंडिया अलायंस? क्या हिंदी पट्टी की हार ने किया खेल खराब? कांग्रेस के बुलावे पर क्यों सबने किया इनकार? मैंने उनकी नाराजगी तो कहीं नहीं सुनी। उनकी ये जरूर सुना कि उनके प्री अरेंज प्रोग्राम्स हैं वेस्ट बंगाल में। वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, छोटा राज्य नहीं है, बड़ा राज्य है, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है तो वो नहीं पहुँच पाएंगी। तो उसी के चलते सबसे जो पूछा गया कौन पहुँच पाएगा, तो संख्या कम हो रही थी। तो हम सोचा कि अब आना बात तो आगे बढ़ानी है। कमिटीज़ बनाई हुई हैं, कमिटीज़ पहले चर्चा करें, फिर लीडर्स आकर उसको स्टैंप ऑफ अप्रूवल देंगे। तो क्या सिर्फ नेताओं की अनअवेलेबिलिटी के चक्कर में इसको आगे पोस्टपोन किया गया? एब्सोल्युटली, शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग बुलाना, सबके अपने अपने प्रोग्राम्स हो जाते हैं, 15-20 दिन पहले के बने होते हैं, उसको रीअरेंज करने में दिक्कतें होती हैं। इंडिया अलायंस में अब तक बिग ब्रदर प्ले कर रही कांग्रेस के साथ अब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन जैसे नेता खड़े नहीं दिखना चाहते, या आप कह सकते हैं भाव नहीं देना चाहते। ये सब तब हो रहा है जब लोकसभा के चुनाव में बस 150 दिन बाकी है। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। All lines to this route are currently busy. Please try again later. सबसे पहला संकेत तो बंगाल से ममता दीदी ने रिजल्ट आते ही दे दिया। खरगे ने बुलाया मगर मैसेज देर से आया। पहले क्यों नहीं बताया? मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। ममता बनर्जी के भाईपो यानी भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बुआ ममता के बयान को संभालने की कोशिश की। जरा पहले उन्हें सुन लीजिए। लोकतंत्र में लोग लास्ट वर्ड है और कांग्रेस में जो लोग चाहते हैं कि भाई सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ाई करे, मैं उनको यही कह सकता हूं कि समय कम है। आप अपने हिसाब से सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो शुरू तो हो ही चुका है। उसको फिर से एक बार करके अगर एक साथ लड़ाई करना चाहे तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन, नॉट योर वर्ड्स। आप अगर देखोगे राजस्थान का रिजल्ट हो या छत्तीसगढ़ का रिजल्ट हो, बहुत ही कम मार्जिन से ये चुनाव कांग्रेस हारा है। और मुझे लगता है कि ये आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस था, इसको अगर ठीक से रेक्टिफाई करके पहले से प्रयास किया जाता तो चुनाव के ये नतीजे नहीं आते। आप राजस्थान में देखोगे तो 2% के कम वोट से बीजेपी जीता है और कांग्रेस हारी है। और एक साल से अगर ये प्रयास होता कि जहाँ पे जो इनफाइटिंग या इनर राइवलरी है उसको एड्रेस करके, प्रयास करके, सबको इकट्ठा करके अगर चुनाव लड़ा जाता तो रिजल्ट और अच्छा हो सकता था। इंडिया अलायंस के इस झगड़े पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कैसे चुटकी ली, पहले ये देखिए, बाकी बातें इसके बाद। ममता बनर्जी अब समझ चुकी है कि ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है इस इंडिया अलायंस का। ना इसका प्रेजेंट है, ना अतीत था, ना फ्यूचर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भाग रही है, मुझे लग रही है स्किप कर रही है।
तो आपको लगता है कि ये अलग राजनीति चल रही है इंडिया अलायंस के अंदर भी? वो तो इंडिया अलायंस का हालत ही ऐसा है कि अलायंस के अंदर कौन है, किस लिए है, ये किसी को भी पता नहीं। बीजेपी का तो फर्ज बनता है वो बोले। मगर बंगाल में ममता के सबसे बड़े विरोधी अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर ममता पर खुला धोखेबाजी का आरोप लगाते हैं। अधीर के मुताबिक ममता ने कभी बीजेपी को हराने की अपील ही नहीं की। अधीर रंजन का बयान उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए, जो दरअसल कांग्रेसी एरोगेंस की ही निशानी लगती है। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की यह ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरह की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरह की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे। एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना विश्व हिंदू परिषद की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। इंडिया गठबंधन का हाल कुछ ऐसा दिख रहा है कि कारवां बनने से पहले साथी बिछड़ने लगे हैं। दरअसल 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार ने इंडिया अलायंस में जो दरार पैदा की है उसे समझने की जरूरत है। इसकी सबसे बड़ी नजीर है मध्य प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 7 सीटें मांगी। कमलनाथ ने इससे साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एसपी 74 सीटों पर लड़ गई। हालांकि समाजवादी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले, लेकिन उसके प्रत्याशियों ने कांग्रेस के ही वोट काटे। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं, वो कितनी सहानुभूति है और कितना तंज, गौर से सुनिए। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूँ कि जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है, और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में हैं उनसे जनता नाराज़ है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा आमने सामने रहे। आप याद कीजिए, जब अखिलेश मध्य प्रदेश गए थे, कमलनाथ ने अपने घमंड में किस तरह बोला था, अखिलेश ने कांग्रेस पर किस तरह धोखे का आरोप लगाया था। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है, अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। अब कांग्रेस की हार के बाद यूपी में अलग तस्वीर बनती दिख रही है। समाजवादी पार्टी अब ये क्लेम कर रही है कि लोकसभा में उसका दावा बड़ा होगा। गठबंधन हुआ तो यूपी में वही बड़े भाई का रोल प्ले करेगी। दरअसल इंडिया अलायंस चुनाव के लिए ही बना था। पहले स्पीड ब्रेकर पर ही कांग्रेस की गाड़ी लुढ़क गई। कांग्रेस गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तालमेल बनाने में विफल रही।
नतीजों के बाद कांग्रेस के रवैये पर सबसे तल्ख लहजे में उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब रही, तो मैं इसको इंडिया अलायंस की नाकामयाबी या इंडिया अलायंस का हार नहीं समझता हूं, क्योंकि अलायंस के तौर पे हमने लड़ा नहीं। अब आगे जाके इंडिया अलायंस को जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है इस वजह से, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, उसको किस तरह दुरुस्त किया जाएगा वो आगे जाके देखना पड़ेगा।